हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग। आई होप एकदम ठीक होंगे। तो बेटा आ गए हम एक और लेक्चर लेकर आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एनसीईआरटी के। देखो एनसीईआरटी को हर तरीके से पढ़ लो, जितने तरीके से पढ़ लो उतने तरीके कम है। पर चीज़ ये होती है कि आप पूरी एनसीईआरटी रीड करने बैठते हो तो उसमें बहुत अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। हमें उनमें से चुन चुन कर वो इंपॉर्टेंट चीज़ें इस टाइम, खास कर कर इस टाइम रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिनसे हमें पता है कि हम ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं कम टाइम में। तो बिल्कुल वैसा ही ये लेक्चर होने वाला है, एकदम स्मार्ट स्टडी और प्रोडक्टिव लेक्चर, जिसमें अलग अलग चैप्टर्स की इंक्लूसिव चीजें आप एक साथ पढ़ोगे। सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप रिकॉल कर दोगे, अगर आपकी नजरों से कहीं मिस हुए हो या रिविजन करते टाइम कहीं आपसे छूटे हो। वो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स, छोटे छोटे सेल्स, छोटे छोटे नाम जो अचानक से हमारे सामने आते हैं तो हम रिकॉल नहीं कर पाते, पर उनसे क्वेश्चन आते हैं। आज हम उन सबको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी टेंशन एकदम खत्म होने वाली है, एकदम बढ़िया। आज आपके पास एक वीडियो आ रहा है जिसमें आई गारंटी जिसके बाद आपका कॉन्फिडेंस एनसीईआरटी रिवीजन को लेकर जरूर इंक्रीज होगा एंड यू विल स्कोर बेटर, है ना। तो देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं फटाफट से। कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स है हमारे पास एनसीईआरटी के, तो उनको हम फटाफट से यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं ना। ये सेल्स आपने अलग अलग चैप्टर में अलग अलग पढ़े हैं, पर अब आप एक साथ आप देखोगे तो आपका ब्रेन का एक्सरसाइज होगा और आप देख पाओगे कि आपको ये चैप्टर्स रिकॉल हो रहे हैं नहीं। जैसे पहला नाम ही आपके पास आ रहा है बेटा हेट्रोसिस्ट का। हेट्रोसिस्ट आपने कहाँ पढ़ा है? पहला नाम आपके पास आ रहा है हेट्रोसिस्ट का। हेट्रोसिस्ट हमने कहाँ पढ़ा है? आपका सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आप मोनेरा के बारे में पढ़ रहे थे। वहां पर हमने पढ़े ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, ये क्वेश्चन आया है आपके। ब्लू ग्रीन एल्गी में जो ग्रीन कलर है, क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ये जो ब्लू कलर है ये इन्हीं सेल्स की वजह से आता है जिन्हें आप बोलते हो हेट्रोसिस्ट। ये हेट्रोसिस्ट स्पेशल सेल्स हैं जो आपको ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है हमारे पास, एक नोस्टोक है, एक एनाबिना है। एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना है, अगर आपको याद हो तो उसमें कुछ सेल्स बाकी सेल से थोड़े से अलग दिख रहे हैं ब्लू कलर के, वो हेट्रोसिस्ट है। काम क्या है इन हेट्रोसिस्ट का? नाइट्रोजन फिक्सेशन। काम क्या है इन हेट्रोसिस्ट का? नाइट्रोजन फिक्सेशन, याद रखना। हेट्रोसिस्ट क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। किस में है? ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में है। दो एग्जाम्पल आपके पास आएंगे, एक नोस्टोक और एक एनाबिना। हो गया रिवाइज। आगे देखो, आपके पास अगला सेल आ रहा है माइकोप्लाज्मा। ये भी हमने कहा पढ़ा है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। आपका सबसे छोटा लिविंग सेल मोनेरा में आपने इसको पढ़ा है। इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं, पीपीएलओ नाम से भी आ सकता है, माइकोप्लाज्मा भी आ सकता है। ये आपके पास स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। माइकोप्लाज्मा पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर लेते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास 3 लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन होती है ना। और ये इन्फेक्शन कोज करते हैं कैटल्स में भी, है ना। और कैटल्स में मेजरली हमने इनको इन्फेक्शन कोज करते देखा था। तो माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ आपके पास स्मॉलेस्ट लिविंग सेल आ गया। अच्छा, फिर आपके पास अगला सेल कौन सा आ रहा है? कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। याद करो हम कहाँ आ गए? एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम में सबसे पहली फाइलम जो आप पढ़ते हो पोरीफेरा। पोरीफेरा का डायग्राम अगर मैं आपके सामने यहाँ पर बनाऊं ना, तो कुछ इस तरीके से ऑस्क्यूलम, ओस्टिया और ये सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ पोरीफेरा होता है। तो इसके अंदर वाली लाइनिंग, जो अंदर की तरफ सेल्स हैं यहाँ पर, ये जो अंदर की तरफ सेल्स प्रेजेंट है जो इसके स्पोंजोसील को लाइन करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। क्यों कहते हैं कॉलर सेल्स? क्योंकि इनमें फ्लैजिला होता है। क्या बात इंपॉर्टेंट है बेटा? इन कॉलर सेल्स के पास फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला होता है। किसके किसके अंदर मिले आपको? ये स्पंजस में। किसको लाइन कर रहे हैं? स्पंजोसील को। इनकी स्पंजोसील कैनाल को ये लाइन करते हैं। काम क्या है इनका? फ्लैजिला है, तो जो भी वाटर की एंट्री ओस्टिया से हो रही है उसको पर्टिकुलर सेल्स तक लेके जाना, फूड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, गैसेस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो फ्लैजिला प्रेजेंट है, सेल्स का नाम है कोएनोसाइट्स। पोरीफेरा में आपने पढ़ा था, है ना। पोरीफेरा में आपने पढ़ा था स्पंजोसील को ये लाइन करते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। अगला हमारे पास कौन सा सेल आ रहा है बेटा? अगला हमारे पास आ रहा है नीडोब्लास्ट नीडोसाइट। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट सेल। किस में पढ़ा हमने इनको? सिलेंट्रेटा में पढ़ा, इसीलिए सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी बोलते हैं। ये सेल कहाँ पर प्रेजेंट है? ये इनकी पूरी बॉडी पर भी होता है, मेजरली ये टेंटिकल्स पर मिलता है। मेजरली ये टेंटिकल्स पर मिलता है। इसके अंदर एक स्टिंगिंग कैप्सूल है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भी। सेल का नाम है नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट, इसके अंदर एक कैप्सूल है, कैप्सूल का नाम है निमैटोसिस्ट। ये क्या काम करता है? ये स्टिंग करता है प्रेडेटर को। तो ये ऑफेंस और डिफेंस का ऑर्गन है। ये ऑफेंस और डिफेंस का ऑर्गन है। ये प्रेडेटर से बचाने में भी सिलेंट्रेट को मदद करता है, प्रे को कैच करने में भी मदद करता है। स्पेशल सेल है, सिर्फ सिलेंट्रेटा में मिलते हैं, इसीलिए सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी बोलते हैं, क्योंकि उनके पास ये नीडोब्लास्ट सेल मिलते हैं और किसी फाइलम में नहीं मिलते, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद करना है, आया भी हुआ है। आगे देखो,
कौन सा सेल दिख रहा है आपको? फ्लेम सेल्स। फिर से कहाँ आ गए बेटा आप आ गए प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम में। प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम में एक्सक्रीशन का ये ऑर्गन है आपके पास फ्लेम सेल्स। ये एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। ये एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। क्वेश्चन फिर से आया हुआ है। फ्लेम सेल्स आपको किस में मिल रहे हैं? फ्लेम सेल्स आपको मिल रहे हैं फ्लैटवर्म्स। फ्लेम सेल्स आपको मिल रहे हैं फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस एक्सक्रीशन में ही मदद करते हैं। इनके दूसरे नाम भी लिख लो ताकि आपको याद रहे। इसको फ्लेम सेल भी बोलते हैं, इसको प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं। चाहे आपसे प्रोटोनेफ्रीडिया पूछा जाए, चाहे आपसे फ्लेम सेल्स पूछा जाए, या आपसे सोलेनोसाइट पूछा जाए, सारे के सारे सेल्स का मतलब एक ही होता है जो प्लेटीहेल्मिन्थेस में होते हैं और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। ओके, याद रखेंगे इसको, याद रखेंगे इसको। आगे देखो स्टैटोसिस्ट, ये हमने कहाँ पढ़ा था? आर्थ्रोपोडा में। मेजरली हमें स्टैटोसिस्ट कहाँ मिलते हैं? आर्थ्रोपोडा में। बैलेंसिंग ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन का काम करते हैं। याद रखना स्टैटोसिस्ट हमें कुछ मोलस्क में भी देखने को मिलता है, कभी कभी एनालिड में भी देखने को मिलता है, मिले चाहे कहीं भी, है ना। मेजरली आप आर्थ्रोपोडा याद रखिएगा, पर मिले चाहे कहीं भी, इसका फंक्शन याद रखना है। ज्यादातर इस पे जो क्वेश्चन आता है मैचिंग आता है, स्टैटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन। एक और क्वेश्चन आपने देख लिया, स्टैटोसिस्ट को किससे मैच करोगे? बैलेंसिंग ऑर्गन। बहुत बढ़िया। आगे देखो रूट हेयर। अब आप किस पे आ गए? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे आ गए। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर आप रूट देखो तो रूट के अलग अलग जोन दिखा रखे थे, याद है आपको? सबसे आगे आपके पास था रूट ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन, है ना, मेरिस्टेमेटिक रीजन। फिर आपके पास था एलोंगेशन रीजन। फिर आपके पास था मैचुरेशन रीजन। वो जो जोन ऑफ मैचुरेशन था वहां पर कुछ ऐसे थ्रेड लाइक सेल्स आ रहे थे जो आपके रूट हेयर थे। तो कौन से पहला क्वेश्चन ही ये पूछा जाता है, कौन से जोन में मिलते हैं? जोन ऑफ मैचुरेशन। ऐसे धागे जैसे होते हैं, और ये किस में मदद करते हैं? रूट को सॉइल में से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। रूट हेयर का जोन पूछा जा सकता है, फंक्शन पूछा जा सकता है, दोनों आपने देख लिया। फिर आप उसी चैप्टर में रहे आगे, है ना, आपको मिलेंगे गार्ड सेल्स। स्टोमेटा, लीव्स में स्टोमेटा, स्टोमेटा के पास होते हैं गार्ड सेल्स। अच्छा जी, गार्ड सेल्स की बात अगर मैं करूं तो जो स्टोमेटल अपर्चर है उसके बाहर इस तरीके से गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी ही स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग डिसाइड करती है। गार्ड सेल्स पर अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, ये किसको सराउंड करते हैं? तो ये स्टोमेटल अपर्चर को एनक्लोज करते हैं। ये पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है गार्ड सेल की शेप। बेटा शेप में आपसे ये पूछते हैं, क्योंकि डाइकोट में इनकी शेप अलग होती है, मोनोकोट में इनकी शेप अलग होती है। मोनोकोट यानी कि ग्रासस में इनकी शेप होती है डम्बेल, कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं वहां पे, है ना, डम्बेल शेप के होते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, पोर के सराउंड इस तरीके से है। और अगर आपको बीन शेप्ड दिखाई दे रहे हैं, ये आपको दिखाई देंगे डाइकोट में। आपको ग्रासस में यानी कि मोनोकोट में डम्बेल शेप दिखाई देते हैं। दूसरा क्वेश्चन यही आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है गार्ड सेल्स के लिए। एक और सेल देखो, सब्सिडियरी सेल। अगला सेल आपको कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? सब्सिडियरी सेल्स। आपको पता है लीफ के अंदर ये स्टोमेटल अपर्चर प्रेजेंट होता है। लीफ के दोनों तरफ एपिडर्मिस है, एडैक्सियल सरफेस पे, एबैक्सियल सरफेस पे गार्ड सेल्स है। इन गार्ड सेल्स के सराउंडिंग में बेटा कुछ सेल्स होते हैं, है ना। इन गार्ड सेल्स के सराउंडिंग में कुछ सेल्स होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो? सब्सिडियरी सेल्स। ये सब्सिडियरी सेल्स और कुछ नहीं, एपिडर्मल सेल्स ही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कौन से सेल है? ये एपिडर्मा के ही सेल है, एपिडर्मिस के ही सेल है। क्योंकि ये गार्ड सेल की विसिनिटी में प्रेजेंट है तो एक स्पेशल शेप ले लेंगे, स्पेशल साइज ले लेंगे, और फिर हम इनको सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं। ये फंक्शन रेगुलेट करते हैं साथ में। सब्सिडियरी सेल्स दोबारा सुन लो, गार्ड सेल्स की विसिनिटी में है, एपिडर्मिस सेल्स के ही बने हुए हैं, पर इन्होंने एक स्पेशल शेप और साइज ले लिया बस, तो उनको आप क्या बोलते हो? सब्सिडियरी सेल्स। अचानक से किसी क्वेश्चन में सब्सिडियरी सेल आएगा तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे हम, गार्ड सेल के सराउंडिंग में प्रेजेंट है। कर लिया रिवाइज हमने। फिर देखो बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल, अब बंडल शीथ सेल आपके दिमाग में दो जगह आना चाहिए। आपने लीफ की एनाटॉमी में इस सेल को पढ़ा है, बंडल शीथ सेल को पढ़ा है। आपने बंडल शीथ सेल्स प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, C3 C4 प्लांट, C4 प्लांट्स की एनाटॉमी याद है, क्रांज एनाटॉमी, उसमें हमने बंडल शीथ सेल्स पढ़े। बाहर की तरफ मीजोफिल, अंदर की तरफ बंडल शीथ। बंडल शीथ सेल दो बार पूछे जा सकते हैं, इसलिए दोनों क्वेश्चंस बता रही हूँ। अगर आपसे C4 प्लांट्स में इनके बारे में पूछा जाए तो आप ये बताएंगे कि ये आपके वो सेल्स हैं जो थिक वोल्ड है, जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, जिसमें आपका रुबिस्को है, जिसमें आपका रुबिस्को है, जिनके अंदर केल्विन साइकिल हो रही है, जिसके अंदर केल्विन साइकिल हो रही है। और अगर इस सेल की शेप या कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जाए बेटा, तो आइए कहां पर प्रेजेंट है या पोजीशन आपसे पूछा जाए, तो एक लीफ में जो वैस्कुलर बंडल होता है, जो जाइलम फ्लोएम होता है, उसके सराउंडिंग में ये थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लीफ में वैस्कुलर बंडल के सराउंडिंग में थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कर लिया हमने रिवाइज।
फिर देखो आपके पास आ रहा है बुली फॉर्म सेल्स। ये बहुत बढ़िया मैच द फॉलोइंग हमने बिटवीन दी एनसीईआरटी लाइन में भी देखा था। ये फिर से आपके एनाटॉमी चैप्टर में लीफ की एनाटॉमी में आप पढ़ते हो, एक अलग से तरीके के सेल्स होते हैं जिन्हें आप बोलते हो बुली फॉर्म सेल्स। क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे बुली फॉर्म सेल्स के बारे में? पहली चीज, ये आपको सिर्फ मोनोकोट में देखने को मिलती है, डाइकोट में नहीं, तो ये ग्रासेस में होते हैं। ये आपको आपसे पूछ सकते हैं कौन से सरफेस की तरफ है, ये एडैक्सियल सरफेस की तरफ है या एबैक्सियल सरफेस की तरफ है। तो ये आपके पास डोर्सल साइड यानी कि एडैक्सियल सरफेस की तरफ है। हालांकि आपको पता है आइसोबायलैटरल लीफ होती है, पर ये आपको एडैक्सियल सरफेस की तरफ मिलेंगे, है ना। जो एडैक्सियल सरफेस की तरफ जो एपिडर्मल सेल्स हैं, ये भी एपिडर्मल सेल्स की मॉडिफिकेशन है बेटा। तो एडैक्सियल सरफेस की तरफ जो एपिडर्मल सेल्स है वो मॉडिफाई कर कर कुछ लार्ज एम्प्टी कलरलेस, इन तीनों पर क्वेश्चन आया, याद रखना। लार्ज है, अंदर से एम्प्टी और कोई कलर नहीं है, कलरलेस होते हैं। इनका फंक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो लीफ की कर्लिंग, है ना, जो लीफ की कर्लिंग है वो इन पे डिपेंड करती है। देखो कभी कभी आपने ग्रास की लीफ देखी होगी, इस तरीके से बंद हो जाती है, कभी कभी स्ट्रेट ओपन हो जाती है ना। तो लीफ का सरफेस एक्सपोज होगा या नहीं, ये क्वेश्चन है भी, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। लीफ का सरफेस एक्सपोज होगा या नहीं बुलिफॉर्म सेल्स डिसाइड करते हैं। अगर इनमें टर्जिडिटी है तो ये ऐसे ओपन रहते हैं, जिसकी वजह से लीफ पूरी एक्सपोज रहती है। अगर इनमें वाटर नहीं है, इनमें टर्जिडिटी नहीं है, तो ये इस तरीके से बंद हो जाते हैं, लीफ भी इस तरीके से बंद हो जाती है। तो लीफ का एक्सपोजर इन पे डिपेंड करता है। किस में है? मोनोकोट में। कौन से सरफेस पे? एडैक्सियल सरफेस पे। ये लार्ज होते हैं, एम्प्टी होते हैं, कलरलेस होते हैं, लीफ का एक्सपोज होना है बंद होना इन पे डिपेंड करता है। एक और सेल आपने रिवाइज कर लिया, बहुत बढ़िया। आगे देखो नया सेल आ रहा है आपके पास, कॉन्ड्रोसाइट और ओस्टियोसाइट। किस में आ गए हम? टिश्यू, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दो तरीके के आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आप पढ़ते हो बोन और कार्टिलेज के बारे में, जिसपे काफी क्वेश्चन आते हैं। बोन के सेल्स को हम बोलते हैं ओस्टियोसाइट, याद रखना है, और सी से कार्टिलेज के सेल्स को आप बोलते हो कॉन्ड्रोसाइट्स। अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है तो क्या आ सकता है? कॉन्ड्रोसाइट्स और ओस्टियोसाइट्स दोनों लेक्यूना में है, लेकिन एक लेक्यूना में मैनी कॉन्ड्रोसाइट, एक्चुअली 2 to 3 आपको कॉन्ड्रोसाइट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक लेक्यूना में, लेक्यूना क्या है? फ्लूइड फिल्ड स्पेस है और कुछ नहीं, उसे आप लेक्यूना बोलते हो। एक लेक्यूना में याद रखना ओस्टियोसाइट एक ही होता है। कॉन्ड्रोसाइट बहुत सारे हो सकते हैं पर ओस्टियोसाइट एक ही होता है। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको बता दूं बेटा, इस कॉन्ड्रोसाइट को कौन बनाएगा? कॉन्ड्रोब्लास्ट। जो सेल कॉन्ड्रोसाइट को बनाएगा वो कॉन्ड्रोब्लास्ट। ओस्टियोसाइट को कौन बनाएगा? ओस्टियोब्लास्ट। कौन सा सेल ओस्टियोसाइट को बनाएगा? ओस्टियोब्लास्ट। तो दो और सेल आपने यहाँ पर रिवाइज कर लिए, ओस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रोब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब होता है बनाना, फॉर्मेशन करना। ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोसाइट बनाएगा, कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोसाइट बनाएगा। एक और सेल आपने देख लिया जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो आप यूं 4 नंबर ले लोगे, है ना। फिर देखो नया सेल आ रहा है आपके पास, न्यूरोग्लियल सेल्स। अब ये कहाँ पढ़ा था? इसी एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में, न्यूरल टिश्यू के अंदर। एक तो होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन होता है किसी का भी स्ट्रक्चरल, किसी भी न्यूरल टिश्यू का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, लेकिन उसके आसपास प्रोटेक्शन और सपोर्ट का काम करने, प्रोटेक्शन और सपोर्ट का काम करने के लिए न्यूरल सिस्टम के पास न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, कुछ न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। याद रखना, मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ बेटा। ये 3 तरीके के होते हैं। इनमें एस्ट्रोसाइट होते हैं, इनमें ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं, है ना। इनमें एस्ट्रोसाइट है, रिपेयर के लिए है, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट है माइलिन शीथ बनाने के लिए, और माइक्रोग्लियल है जो फैगोसाइटिक इन नेचर है ना, माइक्रोग्लिया है। तो ये 3 तरीके के सेल्स इनके अंदर आते हैं। इसका मतलब न्यूरोग्लियल सेल्स की बहुत सारी शेप हो सकती हैं। ये तो एक्स्ट्रा हो गया। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, जिसपे आपने क्वेश्चन बनता देखा भी है कि न्यूरोग्लिया कितना है न्यूरॉन में, कोई भी न्यूरल टिश्यू उठा के देखोगे, मोर देन हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। अगर आप कोई भी न्यूरल टिश्यू उठा के देखोगे तो मोर देन हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम में आपको न्यूरोग्लियल सेल्स ही मिलेंगे। मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ न्यूरल टिश्यू। मैंने कोई न्यूरल टिश्यू उठाया और उसकी आप वॉल्यूम देखोगे तो हाफ से ज्यादा न्यूरोग्लियल सेल्स है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट एनसीईआरटी का है। कर लिया रिवाइज आपने। आगे देखो नया सेल आ रहा है आपके पास, म्यूकस नेक सेल। याद करो कहाँ पढ़ा है ये, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा है आपने, स्टमक जहां पर पढ़ रहे थे। कहीं पर भी म्यूकस सेल आता है मतलब म्यूकस बना रहा है, पूरी म्यूकोसा ही म्यूकस बना रही होती है। लेकिन म्यूकस नेक सेल स्पेसिफिकली लिखा जाए तो वो स्टमक की लाइनिंग में होता है, हमें याद रखना है। गॉबलेट सेल्स म्यूकस बना रहे हैं, बहुत सारे सेल्स म्यूकस बना रहे हैं म्यूकोसल एपिथेलियम में। म्यूकस नेक सेल स्पेसिफिक सेल हैं जो स्टमक के हैं, याद रखना है, याद रखना है इसको। ये आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड में होते हैं। इनफैक्ट ये तीनों ही सेल आपके स्टमक के हैं।
ये जो तीनों ही सेल यहाँ पर दे रखे हैं एनसीईआरटी में 1 2 3 पॉइंट बनाकर ये लिखा हुआ है कि ये आपकी स्टमक की लाइनिंग, आपकी स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ये प्रेजेंट होते हैं। देखो ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड में, ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड में, 3 सेल्स होते हैं आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड में। कौन कौन से होते हैं आपके पास? म्यूकस नेक सेल होते हैं, पेप्टिक चीफ सेल होते हैं, पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं। म्यूकस नेक सेल का काम म्यूकस बनाना, पेप्टिक या चीफ सेल का काम स्टमक का एंजाइम बनाना पेप्सिनोजन, जिसको बाद में एक्टिव करना पड़ता है, ये इनएक्टिव होता है। पेप्सिनोजन पे क्वेश्चन आता है कि ये इनएक्टिव होता है, किसने बनाया? पेप्टिक या चीफ सेल्स ने। तीसरे तरीके के सेल्स है पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स। इनका क्या काम होता है? HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर बनाना। HCl क्या करता है? पेप्सिनोजन को एक्टिव करने का काम करता है, और इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्सॉर्प्शन में मदद करते हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आपने रिवाइज कर लिए। तीनों सेल किसके बेटा? स्टमक है। फिर से याद कर लो, ये तीनों पॉइंट्स किसके हैं? तीनों सेल्स किसके अंदर है? स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर है ना। ये तीनों ही गैस्ट्रिक ग्लैंड में, एक म्यूकस बना रहा है, एक पेप्सिनोजन बना रहा है, एक HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर बना रहा है। बढ़िया। फिर देखो हमको क्या देखने को मिल रहा है? हिपैटिक सेल्स या हिपैटोसाइट्स। हिपैटिक किससे एसोसिएटेड होता है? लिवर में। तो ये सेल्स आपको किस में मिलेंगे? लिवर में। लेकिन जो गलती नहीं करनी है वो ये है कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि लिवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, आपसे क्या पूछा? लिवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, और ऑप्शन में आता है हिपैटिक सेल, तो हम बहुत जल्दी हिपैटिक सेल को टिक लगाने लगते हैं, बट हिपैटिक सेल नहीं है बेटा। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हिपैटिक लोब्यूल्स हैं। इन हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर आपके हिपैटिक सेल्स होते हैं। हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर आपके हिपैटिक सेल्स है। कोई आपसे फंक्शन पूछे तो आप जानते हैं इनका काम है बाइल बनाना, जो फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा। रिवाइज कर लिया हमने सारी चीजें। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लोब्यूल्स है, लोब्यूल्स में सेल है, सेल को आप हिपैटिक सेल या हिपैटोसाइट बोलते हो। एक और सेल देख लिया आपने। अच्छा फिर देखो अगला सेल आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? जेजी सेल्स, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। अब दिमाग दौड़ाओ एकदम, पूरा आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर और याद करो कहाँ पढ़ा है आपने। जेजी सेल्स, जेजी अपैरेटस कहाँ पढ़ा है हमने? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन वाले चैप्टर में। ये सेल कैसे बनते हैं अगर हमसे पूछा जाए तो? आपका डीसीटी नेफ्रॉन में आपके पास डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स है, एकदम कॉइल्ड इस तरीके से ट्यूब्यूल है एंड की तरफ, जिसे आप बोलते हो डीसीटी। ये डीसीटी जिस पोजीशन पर, जिस भी पोजीशन पर बाइंड करता है आपके एफरेंट आर्ट्रियोल को, आपके एफरेंट आर्ट्रियोल को, याद रखना है क्वेश्चन आया हुआ है, एफरेंट है, ईफरेंट नहीं है। आपके एफरेंट आर्ट्रियोल को डीसीटी जहां पर भी टच करता है, जिस भी पोजीशन पर डीसीटी के सेल्स एफरेंट आर्ट्रियोल को टच करते हैं, वहां पर आपके ये डीसीटी के सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, और एक स्पेशल तरीके के सेल्स बनाते हैं जिन्हें आप क्या बोलते हो? जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स। जेजी आपके डीसीटी के सेल्स हैं, डीसीटी की लाइनिंग में सेल्स होंगे ना बेटा, आपके पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, तो डीसीटी के सेल एफरेंट आर्ट्रियोल से जहां टच किए वहां मॉडिफाई होकर उन्होंने जेजी सेल्स बनाया। तो आपको पता चल गया ये बने कैसे। दूसरी चीज इनका फंक्शन, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कई बार आपसे पूछा गया है, ये दो हार्मोन बनाते हैं, एक रेनिन, दूसरा एरिथ्रोपोइटिन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एरिथ्रोपोइटिन ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में मदद करेगा, आरबीसी फॉर्मेशन में मदद करेगा, और रेनिन, जेजी सेल्स रेनिन बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिंगल एन है, डबल एन नहीं है। जो डबल एन वाला रेनिन होता है वो एंजाइम है, ये सिंगल एन वाला ये हार्मोन है। ये क्या बनाते हैं? रेनिन बनाते हैं। रेनिन किसको एक्टिवेट करता है? रास सिस्टम को, यानी रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम को। काम क्या है रेनिन? और रेनिन कब सिक्रीट होता है? जब भी कभी आपके ब्लड में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा हो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा हो, उसको कम करने, उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए आपका रेनिन का सिक्रीशन होता है। जब रेनिन सिक्रीट होता है वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 2 आप जानते हो वैसोकंस्ट्रिक्टर है, जिसकी वजह से जीएफआर बढ़ जाता है। अब मैं पूरा रास सिस्टम यहाँ पर आपको दोबारा से नहीं समझा रही हूँ, आप बिटवीन एनसीईआरटी लाइन में जा सकते हो, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, पर याद क्या रखना है? सेल याद रखना है, जेजी सेल। ये सेल इंपॉर्टेंट सेल है। बना कैसे? डीसीटी से। क्वेश्चन आएगा किससे बना? डीसीटी, पीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी से। दूसरी चीज आपसे पूछेंगे कहां पर बनता है? डीसीटी जब किससे टच करता है? एफरेंट आर्ट्रियोल से, इफरेंट आर्ट्रियोल से, तो जी एफरेंट आर्ट्रियोल से। तीसरी चीज, ये कौन कौन से हार्मोन बनाता है? एक रेनिन, एक एरिथ्रोपोइटिन। अच्छा फिर आपसे पूछ सकते हैं आपका जेजी सेल्स रेनिन कब सिक्रीट करता है? जब ब्लड का जीएफआर कम हो या ज्यादा हो? तो कम हो। जब कम होता है तब ये सिक्रीट करता है वापस से नॉर्मल करने के लिए, वापस से इंक्रीज करने के लिए, है ना।
तो GFR। अच्छा, एक और चीज आपसे पूछ सकते हैं, अच्छा फिर वो रेनिन के फंक्शन में आ जाएगा वैसे, पर आपसे पूछ सकते हैं कि आपके एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन है वो भी क्या रेनिन स्टिमुलेट कर रहा है? जी हाँ, उसको भी रेनिन स्टिमुलेट करता है। वो पूरा हमने डिटेल में वहां पर पढ़ा। तो सेल के चक्कर में अपने कितने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए, है ना। फिर कुछ और सेल्स आ रहे हैं, देखो एक सेल आ रहा है आपके पास न्यूरो सिक्रेटरी सेल या न्यूक्लियस। ये आपने कहाँ पढ़ा है, याद है आपको? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूक्लियाई हैं उन्हें आप न्यूरो सिक्रेटरी सेल बोल रहे हो। हाइपोथैलेमस के ये न्यूक्लियाई सीधा सीधा हार्मोन बनाते हैं बेटा। ये सीधे सीधे हार्मोन बनाते हैं, किसके लिए? आपकी पार्स डिस्टैलिस के लिए। याद आया? आपकी पार्स डिस्टैलिस के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को अपना खुद का हार्मोन नहीं बनाना आता, उसको हार्मोन हाइपोथैलेमस बना के देता है। और हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल हैं वो हार्मोन बनाते हैं। तो कल को आपसे पूछा जाए, या इसी बार नीट के एग्जाम में आपसे पूछा जाए, न्यूरोसिक्रेटरी सेल या न्यूक्लियाई कौन कौन से हार्मोन बनाते हैं, तो आप बोलेंगे कि ये ऑक्सीटोसिन बनाते हैं और ये वैसोप्रेसिन बनाते हैं, जिससे आप एडीएच भी कहते हो। जिससे आप एडीएच भी कहते हो। ये दोनों ही किसने बनाए? आपके आपके हाइपोथैलेमस ने। हाइपोथैलेमस ने। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखो, गैंग्लियोनिक सेल। बेटा गैंग्लियन नहीं है, गैंग्लिया नहीं है, गैंग्लियोनिक सेल है, याद रखना। गैंग्लियोनिक सेल, बाइपोलर सेल, फोटो रिसेप्टर सेल, तीनों ही सेल आपके रेटिना के हैं। तीनों ही सेल आपके रेटिना के हैं। कई बार इन पे क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार इन पे क्वेश्चन आया हुआ है। गैंग्लियोनिक सेल में सिर्फ सेल बॉडी होती है ना। तो इसके अंदर आप देखोगे ए पोलर है ये, है ना। आपको इसके अंदर एक्सोन और डेंड्रोन नहीं दिख रहा, सिर्फ सेल बॉडी है। बाइपोलर में एक एक्सोन और एक डेंड्रोन है। क्वेश्चन आता है बेटा कई बार कि आपको बाइपोलर न्यूरॉन्स कहाँ देखने को मिलते हैं? बाइपोलर सेल्स में। आपको ए पोलर न्यूरॉन कहाँ देखने को मिलते हैं? गैंग्लियोनिक सेल्स में। इसमें पोलर नहीं। और लास्ट में आते हैं आपके पास फोटो रिसेप्टर सेल। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं देख लो, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। इन तीनों सेल से पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है सीक्वेंस का। और ये क्वेश्चन बार बार आया है। सीक्वेंस पूछते हैं आपसे आउटर टू इनर, कि अगर मैं आई के अंदर आउटर टू इनर देखूं या इनर टू आउटर देखूं तो सेल्स का सीक्वेंस बताओ। ये देखो, अगर ये आपके पास कॉर्निया हो गया और इस तरीके से अगर मैं आई बॉल आपकी बनाऊं, तो आपको पता है सबसे बाहर की तरफ आपके पास होती है स्लेरा, फिर आपके पास होती है कोरोइड, और सबसे अंदर आपके पास होती है रेटिना। अगर मैं अब इस रेटिना की यहाँ पर बात करूं और आपसे पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इनर टू आउटर, ये इनर है ये आउटर है, इनर टू आउटर, तो आपको ये सीक्वेंस इनर टू आउटर मिलता है। गैंग्लियोनिक, बाइपोलर और फोटोरिसेप्टर, याद रखना। गैंग्लियोनिक, बाइपोलर, सबसे पीछे आपको आउटर की तरफ मिलता है फोटो रिसेप्टर। पहला क्वेश्चन देख लिया आपने, सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रोड्स एंड कॉन्स सारे कहाँ हैं। जो रोड्स एंड कॉन सेल्स है वो कहाँ है? तो वो इस सेल्स के अंदर है। जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है, यहाँ पर आपके पास रोड सेल्स, इस लेयर के अंदर रोड सेल्स और कॉन सेल्स आपको मिलते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपने देख लिए, कर लेंगे, गलती नहीं करेंगे, 4 नंबर हमारे। फिर देखो आपके पास क्या आ रहा है बेटा, रोड सेल और कॉन सेल्स, जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, है ना। रोड सेल्स और कॉन सेल से पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा ऑफ कोर्स यही कि स्कोटोपिक विजन रात को देखना, डार्कनेस में देखना, ट्विलाइट विजन कौन देता है? रोड सेल्स। फोटोपिक विजन, डे विजन, ये सब कौन देते हैं? कॉन सेल्स। एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है कि कॉन सेल्स को एक पिट है जिसमें एकदम कंसेंट्रेटेड भरे हुए हैं आपके कॉन सेल्स। उस पिट का नाम क्या है? उस पिट का क्या नाम है जी? फोविया। ये कई बार पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पर विजुअल एक्विटी बहुत ज्यादा है ना। एक येलो पिगमेंटेड स्पॉट है जिसे आप बोलते हो मैक्यूला लूटिया, उस मैक्यूला लूटिया में ये पिट है फोविया। फोविया भरी हुई है कौन से? तो यहाँ पर विजुअल एक्विटी बहुत ज्यादा है ना। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने देखे हैं और हमने फटाफट से इनको रिवाइज भी कर लिया। आपने न्यूरोसिक्रेटरी सेल देखा हाइपोथैलेमस का, फिर आपने 3 सेल देखे रेटिना के, और फिर आपने देखे रोड और कॉन सेल। तो आपने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कुछ खास सेल्स यहाँ पर रिवाइज कर लिए, है ना। फिर आ रहा है आपके पास ईयर। आई के बाद ईयर है। ईयर में आपको पता है इंटरनल ईयर में कॉकलिया होता है। कॉकलिया के अंदर बेसिलर मेम्ब्रेन पर है ऑर्गन ऑफ कोटाई। इस ऑर्गन ऑफ कोटाई में आपके हेयर सेल्स हैं जिनके ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। यही इंफॉर्मेशन ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन में लेके जाते हैं। जो भी चीजें आपको सुनाई देती हैं
क्यों? क्योंकि आपके कोक्लिया के पास ऑर्गन ऑफ कटाई है जिन पे हेयर सेल्स हैं, तो जो भी साउंड वाइब्रेशन है ये रिसीव करते हैं, ब्रेन को देते हैं, इसीलिए आपको सुनाई देता है। तो इंपॉर्टेंट सेल्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ कटाई। बढ़िया। फिर टिश्यू वाले चैप्टर में जहां आपने एरियुलर टिश्यू देखा है, आपने एडिपोस टिश्यू देखा है। एडिपोस टिश्यू में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एडिपोसाइट। एडिपोसाइट यानी एडिपोस के सेल, साइट मतलब सेल, तो एडिपोस के सेल किस में आते हैं? एडिपोसाइट। काम क्या है? फैट स्टोरेज। काम क्या है? फैट स्टोरेज। कर लेंगे हम इसको, बहुत आसानी से कर लेंगे हम इसको। काम क्या है? फैट स्टोरेज। अच्छा, फिर देखो आपको क्या मिल रहा है? पीएमएनएल, पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट जिनके न्यूक्लियस की मोर्फोलॉजी अलग अलग है। कहाँ पढ़ा है इसको हमने? 12th ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इनेट इम्यूनिटी में इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले वो स्पेशल न्यूट्रोफिल जो सेल्यूलर बैरियर बनाते हैं वो पीएमएनएल होते हैं। इनेट इम्यूनिटी ऑलरेडी मिली हुई आपके पास इम्यूनिटी है। अलग अलग तरीके के न्यूट्रोफिल्स हैं, अलग अलग तरीके के न्यूक्लियस की शेप आपको देखने को मिलेगी, और ये सेल है जो बैरियर की तरह काम कर रहा है, सेल्यूलर बैरियर। याद आ गया ये शेप हमको? फिर हमने पढ़े हैं मैक्रोफेज। आपकी बॉडी में अलग अलग टिश्यू में अलग अलग तरीके के मैक्रोफेज होते हैं, लेकिन इसका फंक्शन फिक्स होता है कि जहां मैक्रोफेज होगा उसका काम होगा फेगोसाइटोसिस करना, माइक्रोब को खा जाना, माइक्रोब को डिस्ट्रॉय कर देना। ये मैक्रोफेज टिश्यू वाले चैप्टर में हमने एरियुलर टिश्यू में भी पढ़ा है। एरियुलर टिश्यू का अगर आप डायग्राम याद करो ना एनसीईआरटी वाला बेटा, तो वहां पर आपने इस तरीके से मैक्रोफेज पढ़ा है। मास्ट सेल भी आपने पढ़ा है और मैक्रोफेज भी आपने पढ़ा है। मास्ट सेल आपको पता है वो अपना काम बेसोफिल वाला कर रहा है, इन्फ्लेमेशन एसएचएच सिक्रीट करना है ना, ठीक है। और मैक्रोफेज जो होता है वो आपका फेगोसाइटोटिक होता है। तो हमें याद रखना है मैक्रोफेज भी हमें क्या दे रहा है? सेल्यूलर बैरियर ही दे रहा है। ये स्पेशली फेगोसाइटोटिक होता है, माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, और एरियुलर टिश्यू में होता है, और एरियुलर टिश्यू में हमने देखा है। बढ़िया। फिर देखो क्या बोल रहे हैं आपको? इनर सेल मास ऑफ ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जाइगोट बन गया, जाइगोट ने क्लीवेज करी, जाइगोट क्लीवेज करता है तो पहले मोरुला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर गैस्ट्रुला बनता है ना। तो उस ब्लास्टुला में आपको जो स्टेज मिलती है ब्लास्टोसिस्ट, याद करो कितना, देखो हम कितना अलग अलग चैप्टर्स के सेल्स को रिवाइज कर रहे हैं। जितना स्ट्रॉन्ग रिविजन होगा ना उतना ग्रास्पिंग इंक्रीज होता है, उतना हमें रिकॉल होता है। अच्छा हमने वहां पढ़ा है। तो अगर आप याद करो ब्लास्टोसिस्ट में कैविटी है, तभी उसको आप ब्लास्टोसिस्ट बोलते हो। बाहर की तरफ एक सेल्स होते हैं जिन्हें ट्रोफोब्लास्ट बोलते हो। यही ट्रोफोब्लास्ट आपकी एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेडेड होकर इम्प्लांटेशन करते हैं। अंदर की तरफ कुछ सेल्स हैं जो इनर सेल मास बनाते हैं, और यही इनर सेल मास से आपका पूरा एम्ब्रियो बनता है। तो ये आपके पास इनर सेल मास होता है, बाहर की तरफ आपके पास ट्रोफोब्लास्ट होता है, बाहर की तरफ आपके पास ट्रोफोब्लास्ट होता है। तो ये इनर सेल मास है, इससे पूरा एम्ब्रियो बनेगा, पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनेगा। यानी इस इनर सेल मास में क्या है? स्टेम सेल्स हैं, टोटीपोटेंट सेल्स हैं जो सारे टिश्यू ऑर्गन पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। तो कोई आपसे पूछे इनर सेल मास कौन सा सेल है? ब्लास्टोसिस्ट का सेल है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसके सेल्स प्लूरीपोटेंट है या टोटीपोटेंट है? तो जी टोटीपोटेंट है, उनके पास पोटेंसी है, कुछ भी बना सकते हैं, स्टेम सेल्स हैं पूरे पूरे जो आपके इनर सेल मास में होते हैं, है ना। और इनर सेल मास ही आपका इम्प्लांटेशन, मतलब इसी स्टेज के अंदर ही आपका इम्प्लांटेशन होता है। ये सेल्स भी आपने देख ली। तो कितने सारे इंपॉर्टेंट सेल्स आपने 11th और 12th के रिवाइज कर लिए। एक और चीज करते हैं, एक और स्टेप आगे चलते हैं, थोड़ा और अपना ब्रेन का एक्सरसाइज करते हैं, और जो आपने अलग अलग कुछ सेल्स पढ़े हैं उनकी शेप क्या हो सकती है, उनकी साइज क्या हो सकती है, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मेजरली आज शेप पे करेंगे, साइज के लिए मैं आपको अलग से एक और लेक्चर दे दूंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है शेप पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आप उठा के देखिए बेटा PYQ, आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की शेप सॉसेज है, सिलेंड्रिकल है ना। तो कोई भी एक सेल है उसकी शेप हमसे कई बार डायरेक्टली, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 4 नंबर लेना बहुत आसान, लेकिन डायरेक्टली हमसे पूछा जाता है कि शेप बतानी, कि शेप बतानी है एक पर्टिकुलर आपको सेल की, एक पर्टिकुलर आपको सेल की शेप बतानी है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने किसकी बात करी? 12th का ही लेसन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पोलन ग्रेन। इस तरीके से स्ट्रक्चर एनसीईआरटी का याद है आपको, जिसके अंदर एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल है। तो कैसा सा स्ट्रक्चर है? स्फेरिकल है ना, कोई ऐसा अलग सा स्ट्रक्चर नहीं है, आपको पता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको याद है बेटा, आपको सब याद है, मैं बस आपको रिवाइज करवा रही हूँ, हम दिमाग की एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना। न्यूक्लियोलस, ये हमने कहाँ पढ़ा है? 11th के सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और न्यूक्लियोलस होता है। तो न्यूक्लियोलस के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, थोड़ा डार्कली स्टेन्ड है, मेम्ब्रेन नहीं है,
नो मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन हम पढ़ते भी हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होने वाला स्ट्रक्चर जिसके पास खुद की मेम्ब्रेन नहीं है, थोड़ा डार्कली स्टेन्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, एक साथ इसके कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो इससे पूछा जा सकता है इसका फंक्शन, कि न्यूक्लियोलस करता क्या है। न्यूक्लियोलस आरएनए बनाता है, राइबोसोमल आरएनए बनाता है, याद रखना। न्यूक्लियोलस को और किस नाम से जानते हैं, इसको राइबोसोमल फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, इसको राइबोसोम की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। क्यों, ये बात मैं आपको बता चुकी हूं, जिनको नहीं पता वो दोबारा सुन लो। राइबोसोम दो चीजों का मिलकर बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन। अब जब मुझे पता है कि मुझे राइबोसोम बनाने के लिए आरएनए चाहिए और न्यूक्लियोलस क्या बना रहा है, आरएनए ही बना रहा है, इसलिए न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल फैक्ट्री बोलते हैं। इसीलिए न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि ये आरएनए बनाता है, इसलिए उसको राइबोसोम की फैक्ट्री बोलते हैं। रिवाइज कर लिया हमने। अच्छा, एक और शेप देखें, एक और शेप देखें हम, सेंट्रियोल। ये भी हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, सेंट्रियोल। आपने इसको साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स के अंदर पढ़ा है, क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। कैसा दिखता है सेंट्रियोल, अगर ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास दो स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, ऐसे है ना। ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर है और ये दूसरा स्ट्रक्चर है, एक दूसरे से 90 डिग्री है। तो स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है, सिलेंडर जैसा। तो कैसा होता है सेंट्रियोल, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है। कुछ चीजें और रिकॉल कर लो सेंट्रियोल के बारे में, ये कैसी अरेंजमेंट है, 9+0 अरेंजमेंट है ना। सेंट्रियोल के पास भी सेल मेम्ब्रेन कवर्ड स्ट्रक्चर ये आपके पास नहीं है। राइबोसोम मेम्ब्रेन कवर्ड नहीं है, सेंट्रियोल मेम्ब्रेन कवर्ड नहीं है। इसके पास बस ये पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स होता है और ये सेंट्रोसोम बनाता है, पर मेम्ब्रेन कवर्ड नहीं है, नो मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है सेंट्रियोल के। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, स्पिंडल फाइबर बनाना। सेल डिवीजन के टाइम सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, है ना। और ये आपके मेजरली एनिमल्स में होता है, बहुत कम प्लांट्स में देखने को मिलता है, ज्यादातर ये एनिमल्स में ही होता है और सेल डिवीजन में मदद करता है। ठीक है, एक और सेल देखो, माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो मैंने आपको बताया ही था, माइटोकॉन्ड्रिया की शेप आपको याद रखनी है, सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल। कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देखोगे ना, इस तरीके से बना होगा, कहीं भी देखोगे अंदर क्रिस्टी और बाहर इस तरीके से, तो सॉसेज शेप है ना, सिलेंड्रिकल ही होता है। ठीक है, फिर आपके पास क्या आ रहे हैं, आरबीसी। ये आपके ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। मैमल में आरबीसी की शेप आपको पक्की पक्की बाइकनकेव याद रखनी होती है, ये राउंड भी होते हैं, ये बाइकनकेव भी होते हैं, और मैमल्स में न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता। एक और शेप देख ली हमने। फिर देखो हमारे पास क्या आ रहे हैं, मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं, दे आर नोन एज द ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीव्स। लीव्स के अंदर मेजरली बाहर की तरफ, अगर मैं एक लीफ बनाऊं तो बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, एडेक्शियल और एबेक्शियल सरफेस पे, बाकी मेजर अंदर वेस्कुलर टिश्यू को छोड़ दो मीजोफिल ही भरा हुआ है। तो ग्राउंड टिश्यू पूरा मीजोफिल का है। अगर मैं पैलिसेड की बात करूं तो वो थोड़े से लॉन्ग सेल्स हो सकते हैं, बट अदरवाइज मेजरली मीजोफिल जो है राउंड ही होता है, राउंड ओवल ही होता है। तो मेजर शेप जो मीजोफिल की है वो राउंड ओवल ही है। फिर आ रहा है आपके पास ट्रैकिड्स। किसका पार्ट है ट्रैकिड्स, जाइलम का। वेस्क्यूलर बंडल जाइलम में ट्रैकिड्स। एनसीईआरटी का डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है, डेड टिश्यू है, पूरा पूरा डेड टिश्यू है, पर इस तरीके से एलोंगेटेड होता है। डेड टिश्यू है पर एलोंगेटेड है, तो शेप याद हो गई हमें, एलोंगेटेड है ना। ट्रैकेरी एलिमेंट्स वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फिर आओ कॉल्यूमनर एपिथेलियम पे। टिश्यू वाले चैप्टर में एपिथेलियम 3 तरीके की पढ़ी है आप लोगों ने, सिंपल। आपका स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर। स्क्वामस कैसे होते हैं, फ्लैट। क्यूबॉइडल कैसे होते हैं, क्यूब लाइक। और कॉल्यूमनर कैसे होते हैं, टॉल एंड स्लेंडर। तो ये पतले पतले और लंबे लंबे होते हैं, यानी लॉन्ग एंड नैरो। कैसी होती है कॉलमनर एपिथेलियम, लॉन्ग एंड नैरो। न्यूक्लियस कैसा होता है, बेस पे। न्यूक्लियस कैसा होता है, बेस पे। क्यूबॉइडल होता तो क्यूब लाइक, स्क्वामस होता तो स्क्वायर या फ्लैट। कॉलमनर जो होता है, कॉलमनर जो होता है वो लॉन्ग और नैरो, लंबे और पतले। ठीक है जी। फिर आ रहे हैं डब्ल्यूबीसीज, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, यूसिनोफिल, है ना, आपके पास आ गए। ये सब अलग अलग शेप्स के हैं और कोई फिक्स शेप नहीं है, तो इनकी शेप को आप क्या बोलते हो, अमीबॉइड। अमीबा जैसी इरेगुलर बाउंड्री वाली शेप के जो सेल्स होते हैं वो डब्ल्यूबीसी होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी कैसे हैं, अमीबॉइड, है ना। ये डायपिडेसिस करना जानते हैं। अच्छा, कुछ सेल्स इनके टिश्यू के अंदर आ जाते हैं, मैक्रोफेज का काम करते हैं। फिर बढ़िया, नर्व सेल। आपकी बॉडी में जो न्यूरॉन है वही नर्व सेल है।
न्यूरॉन को ही नर्व सेल बोलते हो, न्यूरल टिश्यू का पार्ट बनाते हैं। आपकी बॉडी के सबसे लंबे सेल यही होते हैं बेटा, है ना। वैसे तो इनकी शेप ब्रांच्ड है, क्योंकि आपको डेंड्राइट्स दिख रहे हैं, आपको एक्सॉन दिख रहे हैं, लेकिन लेंथ में लंबे है प्लस ब्रांच्ड है। कौन सा आपका ऐसा सेल है जो लंबा भी है और ब्रांच्ड भी है? नर्व सेल। पता है हमको ये बात। फिर देखो हेनलीज लूप। हेनलीज लूप आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है मेरे साथ? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन में, है ना। हेनली लूप। अगर मैं एक नेफ्रॉन आपको बताऊं, अगर हम एक स्ट्रक्चरल यूनिट, एक नेफ्रॉन की बात करें, तो शुरुआत होती है ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर बोमन्स कैप्सूल से। बोमन्स कैप्सूल से आ रहा होता है सबसे पहले कोइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस पीसीटी से आता है लूप ऑफ हेनली, जो पहले थिक है, बाद में थिन है, बाद में थिन है। ये आ रहा है आपके पास यू शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हेयर पिन। चूड़ा पिन होती है ना जैसे, तो वैसे हेयर पिन की तरह एक बेंड ले रहा है। तो ये पूरा यहां से यहां तक आपका लूप ऑफ हेनली है। तो लूप ऑफ हेनली कैसा हुआ बेटा? हेयर पिन शेप का हुआ। यहां से आपके पास आती है फिर से, यहां से आपके पास आती है फिर से डीसीटी, है ना। और डीसीटी ओपन करती है आपकी कलेक्टिंग डक्ट में। ये होता है आपके पास एक पूरा नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये जो लूप ऑफ हेनली था, जिसे हेनली लूप भी बोलते हैं, कैसा है? जूड़ा पिन जैसा, हेयर पिन स्ट्रक्चर, ठीक है। अगला आपको जो सेल दे रखा है वो दे रखा है स्टमक, ऑर्गन दे रखा है स्टमक। कहां पढ़ते हो? डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन वाले चैप्टर में। स्टमक कैसा है? अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। पूछा जाता है इसकी पोजीशन कहां है? ये अपर लेफ्ट पोर्शन। किसका अपर लेफ्ट पोर्शन है? एब्डोमिनल कैविटी। ये थोरैसिक कैविटी में नहीं है, ये एब्डोमिनल कैविटी में है। और शेप कैसी है? जे शेप्ड, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जे शेप्ड, जो फूड स्टोर करता है। स्टमक कैसा? जे शेप्ड। ड्यूडेनम कैसा? सी शेप्ड। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सी शेप्ड। ये कुछ शेप्स हैं जो डायरेक्ट पूछी जाती है, क्योंकि डायरेक्ट लिखी है एनसीईआरटी में बेटा। स्टमक कैसा? जे शेप्ड। ड्यूडेनम कैसा? सी शेप्ड। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ड्यूडेनम भी। ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला आपके पास पार्ट आ जाता है, वो होता है सी शेप्ड, वो होता है सी शेप्ड, ठीक है। आगे देखो, स्प्लीन और किडनी। किडनी कैसी है? राजमा जैसी, बीन जैसी। इस तरीके से दो किडनीज है ना आपके पास, जिनमें से यूरेटर आती है, जो फिर ब्लैडर में ओपन करती है। तो किडनीज कैसी हैं? बीन शेप्ड है, ये बात हमको पता है। स्प्लीन भी कैसी होती है? बीन शेप्ड होती है, ठीक है। थाइमस की बात आ रही है बेटा। किसकी बात आ रही है आपके पास? थाइमस की बात आ रही है। थाइमस आपके पास और ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। पढ़ा है आपने थाइमस के बारे में। थाइमस हमारे पास क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। कहां पर प्रेजेंट है थाइमस? बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में, स्टर्नम के ऊपर, है ना। स्टर्नम के बिहाइंड, सॉरी, स्टर्नम के ऊपर कैसे हो सकता है? सबसे बाहर तो बोन होगी ना उसके अंदर। तो बिहाइंड स्टर्नम, बिहाइंड स्टर्नम। और हम बोलते हैं वेंट्रल टू एओटा। जो एओटा है, जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, उसके वेंट्रल, वेंट्रल साइड ऑफ एओटा। ये मैं क्यों लिख रही हूं? क्योंकि थाइमस की पोजीशन पे क्वेश्चन देखा हुआ है हमने। थाइमस की पोजीशन पे क्वेश्चन देखा है। दोनों लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे और एओटा के वेंट्रल साइड पे थाइमस होता है। लॉब्ड ऑर्गन है, लॉब्स प्रेजेंट है इसके अंदर। थाइमस के अंदर लॉब्स प्रेजेंट है। थाइमोसिन हार्मोन बनाता है, इम्यूनिटी में रिलेटेड है, इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये लॉब्ड ऑर्गन है। फिर आ रहा है हमारे पास पटेला। कौन सा चैप्टर? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अपेंडिकुलर स्केलेटन, हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब में सबसे पहले थाई बोन, फीमर, है ना। फिर आपके पास आती है पटेला, जो आपकी नी बोन होती है ना। फिर आपके पास आती है आपकी नी बोन, जो कि कप शेप्ड है, जो कि है पटेला। फिर टिबिया फिब्यूला, फिर आपको टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंजस देखने को मिलते हैं। तो जो नी पर बोन है वो अलग एपेंडिकुलर स्केलेटन हाइंड लिम्ब में आपके पास है, फोर लिम्ब में नहीं है, हाइंड लिम्ब में है, घुटने पर है, नी की बोन है, कप शेप्ड है। शेप कैसी है उसकी? कप शेप्ड है। शेप कैसी है उसकी? कप शेप्ड है। दो चीजें होती हैं जो कप शेप्ड है। एक ये पटेला कप शेप्ड होती है, देखो ये कहाँ पढ़ी आपने? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में जो बोमन्स कैप्सूल आप पढ़ते हो, वो भी कप जैसा है। अभी मैंने आपके लिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया था, तो ये कप शेप्ड और डबल वॉल्ड है। ये भी कप शेप्ड है, पटेला भी कप शेप्ड है। इन्होंने दोनों कप शेप्ड आपके सामने आसपास रखती है ना। तो कप लाइक स्ट्रक्चर, डबल वॉल्ड बोमन्स कैप्सूल है, जिसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। पहला स्टेप होता है यूरिन बनने का, यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। बोमन्स कैप्सूल्स के सेल किसके बने हुए हैं? सिंपल स्क्वामोज एपिथेलियम के बने हुए हैं। सिंपल स्क्वामोज एपिथेलियम के बने हुए हैं, ठीक है। फिर देखो आपके पास क्या आ रहा है? हार्ट। हार्ट का
शेप नहीं पर साइज के बारे में एक टर्म दी हुई है, क्लेंच्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी। हर एक इंसान का अपना हार्ट अपनी खुद की बंद मुट्ठी के साइज का होता है, तो हार्ट का साइज कभी भी आपसे पूछा जाए क्लेंच्ड फिस्ट, है ना। हमने आज ही किया एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो हम चीट कोड सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ा, वहां हमने एक क्वेश्चन किया है कि हार्ट का साइज बंद मुट्ठी, क्लेंच्ड फिस्ट, ठीक है। अच्छा, फिर आ रहा है जी हमारे पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जिसका राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में हम पढ़ते हैं, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर आप यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पर परसेंटेज सैचुरेशन लो, तो कुछ इस तरीके से ये कर्व बनता है। तो ये कौन सी शेप है आपके पास, एस शेप्ड या सिग्मोइड, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी शेप लेता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, एस शेप्ड या फिर सिग्मोइड। ये लेफ्ट शिफ्ट भी करता है, ये राइट शिफ्ट भी करता है, अलग अलग पॉइंट्स इसके हमने पढ़े हैं। फिर आ रहा है जी आपके पास डायफ्राम। डायफ्राम कहाँ है, थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करने वाला आपके पास डायफ्राम होता है। डायफ्राम अगर आपने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में देखा हो, तो आपकी थोरैसिक कैविटी की पोस्टीरियर साइड पर ये प्रेजेंट है, इस तरीके से डॉम शेप्ड होता है, डॉम शेप्ड होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये नीचे आ जाता है, लेकिन जब ये रिलैक्स करता है तो ये ऐसे रहता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो नीचे आ जाता है, वरना ये डॉम शेप बनाता है, ठीक है। तो डायफ्राम हमारा कैसा होता है जी, डॉम शेप्ड होता है जी। डायफ्राम कैसा होता है बेटा हमारा, डोम शेप्ड होता है, याद रखेंगे। ब्रीदिंग के टाइम, इनहेलेशन के टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, इनहेलेशन के टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। कर लिया रिवाइज हमने। फिर देखो स्मूथ मसल्स, तीनों तरीके की मसल्स हैं आपके पास, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। इसमें से स्केलेटल और कार्डियक सिलेंड्रिकल होती है, मैं यहीं पर लिख दे रही हूँ। आपके पास स्केलेटल मसल पूछी जाए या कार्डियक मसल पूछी जाए, ठीक है, दोनों की शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल, दोनों की ही शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल होते हैं। लेकिन उसमें से दिक्कत या जो डिफरेंस है वो ये है कि स्केलेटल वाली आपकी अनब्रांच्ड है ना, और कार्डियक वाली आपकी ब्रांच्ड है, ये डिफरेंस हो जाता है। स्मूथ मसल आपकी कैसी होती है, ऐसा ऐसा शेप है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको आप क्या बोलते हो, फ्यूजीफॉर्म। ये दोनों एंड से टेपर करता है, टेपरिंग एट बोथ एंड। फ्यूजीफॉर्म का मतलब होता है टेपरिंग एट बोथ एंड्स। तो स्मूथ मसल फ्यूजीफॉर्म, स्केलेटल मसल सिलेंड्रिकल, कार्डियक मसल भी सिलेंड्रिकल। फिर देखो सीटे। अब सीटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सीटे अर्थवॉर्म में देखने को मिलते हैं। किस में देखने को मिलते हैं बेटा, अर्थवॉर्म में देखने को मिलते हैं। और हमारे सिलेबस के लिए कॉकरोच फिर भी जरूरी है, अर्थवॉर्म उतना जरूरी नहीं है। सिमिलरली इंटेस्टाइनल सीके ये भी हमें अर्थवॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको अर्थवॉर्म में देखने को मिलते हैं। जो सीटे होते हैं बेटा उनकी शेप कैसी होती है, एस शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। और जो इंटेस्टाइनल सीके होते हैं वो कॉनिकल होते हैं। डायग्राम अगर याद हो अर्थवॉर्म वाला, तो इनके 26th सेगमेंट पे हमने देखा है कॉनिकल स्ट्रक्चर आता है, जिसको आप क्या बोलते हो, सीके। अर्थवॉर्म में 26th सेगमेंट पर एक स्ट्रक्चर आ रहा होता है जिसको बोलते हैं सीके। सीटे क्या है, सीटे एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो काइटिन का बना है, अर्थवॉर्म की पूरी बॉडी पर है, पूरी बॉडी पर है, एक्सेप्ट कहां कहां नहीं है, फर्स्ट सेगमेंट पर, लास्ट सेगमेंट पर और क्लाइटेलर सेगमेंट पर। जहां क्लाइटेला है 14th थ्रू 16th, नहीं याद करना, सुन लो बस एक बार, ठीक है। इन तीनों सेगमेंट को छोड़ के हर सेगमेंट पर सीटे होता है। सीटे इनको लोकोमोशन में मदद करता है, सीटे अर्थवॉर्म को चलने में भाई लोकोमोशन में मदद कर रहा है, इसलिए पूरी बॉडी पर है। और इंटेस्टाइनल सीके 26 सेगमेंट पर है, दोनों अर्थवॉर्म में होते हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आगे देखो रूट हेयर, अभी पढ़कर आ रहे हैं हम, जब हम इंपॉर्टेंट शेप कर रहे थे। तो रूट हेयर के अंदर आपको याद है इंपॉर्टेंट सेल आपने देखा था, मैच्योरेशन जोन में था, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने में मदद कर रहा था। यहाँ आप उसकी शेप की बात कर रहे हो, मैंने आपको वहीं बता दी थी। रूट हेयर की शेप कैसी है, धागे जैसी, थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक। रूट कैप क्या होता है, जहां पर आपका मेरिस्टेमेटिक जोन है उसके आगे, सबसे आगे प्रॉक्सिमल एंड पर उसको कवर करना, रूट को कवर करना, रूट कैप कवर करता है। रूट कैप का हमें क्या शेप बताया एनसीईआरटी में, थिम्बल लाइक। हमें क्या शेप बताया एनसीईआरटी में, थिम्बल लाइक। एक और चीज यहाँ पर याद कर लो बेटा, कोई भी टेरेस्ट्रियल प्लांट है तो उसके सबसे आगे रूट पे कवरिंग होती है रूट कैप की। लेकिन अगर कोई एक्वेटिक प्लांट है उसके पास रूट कैप नहीं होती, रूट पॉकेट्स होती हैं, रूट पॉकेट्स होती हैं, ठीक है। तो ये अलग शेप हो गई सेल की, है ना। जो रूट कैप है वो थिम्बल लाइक है और एक्वेटिक में आपको रूट पॉकेट्स मिलती हैं। बढ़िया। फ्रॉग,
फिर से आपके सिलेबस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कभी भी फ्रॉग, कभी तक ना कोई मच्छर हो और कोई फ्रॉग हो, अगर आपने सच में देखा हो तो अपने से टंग बाहर लेता है और लपेट के उस मच्छर को खा जाता है। और जब उसकी टंग बाहर आती है ना, वो इस तरीके से होती है, बाइलॉब्ड, इस तरीके से होती है बाइलॉब्ड। ठीक है, फिर देखो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। ये वेजिटेटिव सेल आपने किस में देखा? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में दो सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस कोई फिक्स शेप नहीं रखता, इररेगुलर, लेकिन जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस फिक्स शेप रखता है, स्पिंडल शेप। कौन सी शेप रखता है? स्पिंडल शेप। बता ही दिया है हमें, बहुत बढ़िया। जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस याद रखना स्पिंडल शेप रखता है। एक पोलन ग्रेन में दोनों सेल हैं, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस इररेगुलर है, लेकिन ये आपका जेनरेटिव सेल का फिक्स्ड स्पिंडल शेप रखता है, याद रखेंगे हम। ठीक है, बढ़िया। फिर क्या आ रहा है जी हमारे पास? कॉकरोच। ये तो हमें याद होना चाहिए। कॉकरोच के पास होती है कंपाउंड आई। सिंपल आई भी होती है, कंपाउंड आई भी होती है। कंपाउंड आई बनी होती है 2000 यूनिट्स की, और वो यूनिट्स क्या है? ओमेटिडिया। एक ओमेटिडिया उठा के देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है, 6 साइड्स का बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6। इसीलिए शेप कैसी है? हेक्सागोनल। शेप पूछी ना आपसे, तो आपसे अगर शेप पूछा जाए, वैसे तो डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कंपाउंड आई 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया की बनी हुई है, पर ओमेटिडिया ऐसा दिखता है बेटा, 6 साइड्स होती हैं उसमें, है ना। ओमेटिडिया कुछ ऐसा दिखता है, 6 साइड्स होती हैं इसमें, इसलिए शेप क्या हुई? हेक्सागोनल। सिंपल हो गया रिवाइज हमको, बढ़िया। फिर देखेंगे जी एंथर। एंथर के बारे में जो फिक्स्ड क्वेश्चन बार बार आता है, ये एंथर और ये फिलामेंट। एंथर आपके पास है बाइलोब्ड। क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है? 2 लोब्स हैं, तो बाइलोब्ड, डाइथिकस, है ना। ये एक थिका, ये दूसरा थिका, और हर थिका के अंदर आपके पास 2 लोब्ड है। टोटल 4 लोब्स है, वैसे ये बाइलोब्ड और डाइथिकस है। तो 4 साइड हो गई ना, 1 2 3 4, 4 साइड्स हो गई, इसलिए टेट्रागोनल। एंथर की आपसे शेप पूछी जाए, अगर देखो इससे एसोसिएटेड वर्ड्स आपसे पूछे जाए तो बाइलोब्ड और डाइथिकस याद रखना है हमें। लेकिन अगर आपसे एंथर की शेप पूछी जाए तो टेट्रागोनल, 4 साइड्स है, टेट्रागोनल। सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। ठीक है, फिर आ रहा है कॉटलिडन। कॉटलिडन या तो एक होगा या दो, एक होगा तो मोनोकोट, दो होंगे तो डाइकोट। आपसे किस में पूछ रहे हैं? मेज या ग्रास में, यानी मोनोकोट में, यानी मोनोकोट में। अब मैं मोनोकोट का अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं सीड का, इस तरीके से, याद है आप लोगों को? यहाँ पर ये डिवाइडेड है, ठीक है। यहाँ आपको एल्यूरोन लेयर मिलेगी, एल्यूरोन लेयर मिलेगी, अंदर पूरा का पूरा एंडोस्पर्म है। यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगी, जहाँ प्लूम्यूल है, रेडिकल है, और इस तरफ ये वाला जो रीजन होता है, इसको आप बोलते हो स्क्यूटलम। इसको आप बोलते हो स्क्यूटलम। स्क्यूटलम क्या है? कॉटलिडन। ये जो आपको ये वाला रीजन दिख रहा है, ये स्क्यूटलम है। स्क्यूटलम क्या होता है इनके अंदर? कॉटलिडन को ही बोलते हैं। ठीक है, चलो, आपने मोनोकोट का कॉटलिडन देख लिया। अब इसकी शेप कैसी दिख रही है आपको? शील्ड शेप। शील्ड कर रहा है, शील्ड की तरह शेप ले रहा है, तो शील्ड शेप आपके पास क्या आती है? कॉटलिडन। ठीक है, सिंपल है बेटा। अभी ये वो चीजें हैं जो एनसीईआरटी रीड करते वक्त ना थ्योरी में नजर में नहीं आती, और जब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है ना एंथर की शेप क्या है, ओमेटिडिया की शेप क्या है, तब लगता है अरे यार पढ़ा तो था, कहीं तो पढ़ा था पर अब याद नहीं आ रहा, इसीलिए याद करवा रही हूँ, तो अब याद कर लो। तब लगता है कि यार क्या था, शील्ड था कि स्पिंडल था कि पढ़ा तो था, तो कॉटलिडन शील्ड है। कॉटलिडन शील्ड शेप रखता है। फिर आ जाओ प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइट, आर्किगोनियम। ब्रायोफाइट में जिसमें आपके मोसस आ गए, है ना, लिवर वर्ड्स आ गए, तो वहां पर आपका जो आर्किगोनियम है वो फ्लास्क शेप है। याद रखेंगे बेटा हम, आर्किगोनियम कैसा है? फ्लास्क शेप का है। अच्छा, मोलस्क, डायरेक्ट एनसीईआरटी ने बता रखा है आपको, इनकी मेंटल कैविटी में गिल्स होते हैं, है ना। स्किन और मेंटल कवरिंग के बीच में जो मेंटल कैविटी है, मेंटल कैविटी में गिल्स होते हैं। वो कैसे गिल्स होते हैं? फेदर लाइक। इनके लिए एक वर्ड भी दिया हुआ है जो याद रखना, टिनीडिया। एक वर्ड भी दिया हुआ है टिनीडिया, सी साइलेंट होता है, टिनीडिया वर्ड दे रखा है, CTENIDIA। मैं दोबारा लिख देती हूँ, वर्ड दे रखा है इसके लिए टिनीडिया। टिनीडिया, जो फेदर लाइक गिल्स मोलस्क की मेंटल कैविटी में मिलते हैं, उनका नाम क्या है? टिनीडिया। शेप कैसी? फेदर लाइक। शेप पूछा जाए तो फेदर लाइक, सेल का नाम टिनीडिया। हो गया रिवाइज? पढ़ा है आपने पर रिवाइज कर लो। गिल्स का अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए तो एक्सक्रीशन में भी मदद करते हैं और रेस्पिरेशन में भी मदद करते हैं। एक्सक्रीशन में भी मदद करते हैं, रेस्पिरेशन में भी मदद करते हैं। गिल लाइक स्ट्रक्चर है, फेदर लाइक गिल्स है, मेंटल कैविटी में टिनीडिया बोलते हैं। उसी मेंटल कैविटी में एक रेड्यूला मिलता है, इनका माउथ होता है बेटा, रेड्यूला, है ना। माउथ में इनके पास रेड्यूला प्रेजेंट है। रेड्यूला क्या है? फाइल लाइक। फाइल का मतलब समझते हो? रिबन, धागे जैसा, धागे जैसा, फिलामेंटस।
है ना। तो फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन, खाना खाने में मदद करता है। इट इज अ फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन। मोलस्क में टिनिडिया पूछा जाए, दोबारा रिवाइज कर लो, गिल्स हैं। गिल्स रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। बोलते क्या है इनको? टिनिडिया। मोलस्क के अंदर मेंटल कैविटी में रेड्यूला होता है, माउथ में प्रेजेंट होने लगा वो होने वाला फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन है या फीडिंग ऑर्गन है, जो फीडिंग में मदद करता है। बहुत बढ़िया, ये भी आपने देख लिया। कहाँ एनिमल किंगडम, कहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, सब आपने रिवाइज कर लिया। ठीक है, फिर देखो आपके पास क्या है, काइजमाटा। काइजमाटा कहाँ पर है? सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। मियोसिस 1, प्रोफेस 1, पैकिटीन। पैकिटीन में हुआ रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन खत्म हो गया, फिर आया डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में आपने देखा कि बाकी हर जगह से दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, लेकिन जहां रिकॉम्बिनेशन हुआ था उस जगह पर ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो पा रहे, है ना। ये आपका एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड, और ये आपका एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आ गया। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि जिस पोजीशन पर रिकॉम्बिनेशन हुआ था वहां से आपका क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाया, बाकी हर जगह से हो गया। तो इस पोजीशन पर हमें एक एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको बोलते हैं काइस्माटा। याद रखना है, काइस्माटा की शेप एक्स, शेप एक्स। कब मिलता है, कौन सी स्टेज में? डिप्लोटीन। टर्मिनलाइजेशन कब होते हैं? डाइकाइनेसिस। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और बार बार ये क्वेश्चन आता है। डिप्लोटीन में फॉर्मेशन होता है। टर्मिनलाइजेशन कोई आपसे पूछे, इस काइस्माटा का खत्म होना, टर्मिनलाइजेशन वो कब होता है? वो होता है डायकाइनेसिस में, वो होता है डायकाइनेसिस में। याद रखेंगे हम बेटा, वो होता है डायकाइनेसिस में। ठीक है, बढ़िया। आगे देखो टेस्टिस की शेप। टेस्टिस कैसा है? ओवल। ओवरी भी स्फेरिकल है, ग्लोबुलर है। यूट्रस कैसा होता है? इन्वर्टेड पेयर, इस तरीके से है ना यूट्रस, इन्वर्टेड पेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फिम्ब्री और क्लिटरिस। फिम्ब्री आपको कहाँ मिलता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फेलोपियन ट्यूब के एकदम स्टार्टिंग में, प्रॉक्सिमल पार्ट पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं फिम्ब्री, जो एग कैच करते हैं। सिमिलरली फीमेल्स में ही लेबिया माइनोरा के ऊपर, है ना, जंक्शन पे, लेबिया माइनोरा के जंक्शन के जस्ट ऊपर आपके पास क्लिटरिस प्रेजेंट है, जिसे रिड्यूस्ड पीनिस भी बोलते हैं। ये भी फीमेल में प्रेजेंट है, ये भी फिंगर लाइक है। तो हमें फिम्ब्री फिंगर लाइक याद रह जाता है, क्लिटरिस नहीं रहता। इन्होंने एक साथ आपको याद करवा दिया, रिवाइज करवा दिया कि फिम्ब्री तो है ही है, क्लिटरिस भी फिंगर लाइक है। ठीक है, अच्छा। फिर आपके पास आ रही है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा कहाँ पड़ी है? ये अगर आपका एक नेफ्रॉन है जिसमें बोमन्स कैप्सूल, जिसमें पीसीटी, जिसमें लूप ऑफ हेनली, जिसमें डीसीटी, और जिसमें ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये आपका एक नेफ्रॉन है। अच्छा, इस नेफ्रॉन में आपको पता है यहाँ पर एफरेंट आर्ट्रियोल आते हैं, वो टूटता है ग्लोमेरुलस में, और यहाँ से ईफरेंट आर्ट्रियोल निकलते हैं। ये ईफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाकर इस पूरे ट्यूब्यूल को कवर करती है, इस पूरे रीनल ट्यूब्यूल को कवर करती है। ये ईफरेंट आर्ट्रियोल जहां पर आपके लूप ऑफ हेनली को कवर करती है, वहां पर बिल्कुल इसके पैरेलल एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाती है जिसे आप बोलते हो वासा रेक्टा, एकदम थिन कैपिलरी का, बिल्कुल इसके पैरेलल लूप ऑफ हेनली के स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम बोलते हैं वासा रेक्टा। तो शेप कैसी है वासा रेक्टा की? यू। लूप ऑफ हेनली की शेप कैसी थी? हेयर पिन, याद है? हेयर पिन। तो हेयर पिन कैसी है? यू ही तो होती है। तो वो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर जो वासा रेक्टा है वो यू शेप्ड है। कहाँ पढ़ा वासा रेक्टा? क्या है वासा रेक्टा? कैपिलरी है ना, इफरेंट आर्ट्रियोल की बनी हुई, जो इसको सराउंड करती है। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर दे रखा है हायोइड बोन। ये बोन आपने कहाँ पढ़ी है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में, है ना। ये आपके बेस ऑफ स्कल पर, बेस ऑफ ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती है। ये भी आपके पास यू शेप्ड बोन है। इसके बारे में खास बात क्या है? जो के बेस पर प्रेजेंट होती है और किसी और बोन से अटैच नहीं होती। ये इकलौती बोन अकेली प्रेजेंट है, किसी के साथ कोई कनेक्शन ये नहीं बनाती, है ना। तो बेस ऑफ ओरल कैविटी, बेस ऑफ जो पे ये प्रेजेंट है, हायोइड बोन, वो भी यू शेप्ड है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, और वासा रेक्टा भी यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर ड्यूडेनम, ये मैं आपको पहले ही लिखवा चुकी हूँ, सी शेप्ड। स्टमक कैसा था? जे शेप्ड। ड्यूडेनम कैसी है? सी शेप्ड, पहले लिखवा चुकी हूँ। अच्छा, फिर देखो वर्ल्ड पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, याद आया? इकोलॉजी में हमने पढ़ा है, ये पॉपुलेशन जहां हम पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ के दो तरीके के कर्व बनते हैं। एक बनता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व और एक बनता है लॉजिस्टिक कर्व। लॉजिस्टिक कर्व तब बनता है जब हम कहते हैं कि रिसोर्सेस लिमिटेड है। याद आया? रिसोर्सेस लिमिटेड है, इसीलिए एक कैरिंग कैपेसिटी है के,
जिसकी वजह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पाती, लॉजिस्टिक होती है। तो लॉजिस्टिक वाला कर्व कैसा था, एस शेप्ड या सिग्मोइड। वहीं आपका एक्सपोनेंशियल वाला कर्व कैसा था, जे शेप्ड। इसमें कोई कैरिंग कैपेसिटी नहीं थी, इसमें रिसोर्सेस अनलिमिटेड थे, इसीलिए ग्रोथ भी अनलिमिटेड हो रही थी। तो ये जो आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये आपको मिलेगा कैसा शेप, जे शेप्ड। इसकी शेप कैसी, जे शेप। कितनी सारी शेप्स देखो हम एक साथ रिवाइज करें, जो अलग अलग करने में हम भूल जाते हैं, है ना। तो आपका ड्यूडेनम सी शेप्ड, ठीक है, आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जे शेप्ड, आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व एस शेप्ड या सिग्मोइड, या सिग्मोइड। अच्छा, इन्होंने एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व आपको बता ही दिया, क्या आ गया आपके पास, जे शेप्ड, जे शेप्ड, ठीक है। अच्छा, फीमेल कॉकरोच में सेवेंथ स्टर्नम बोट शेप्ड बनाता है, और ये सेवेंथ प्लस एट्थ प्लस नाइन्थ स्टर्नम मिलकर, फीमेल के अंदर सेवेंथ प्लस एट्थ प्लस नाइन्थ स्टर्नम मिलकर फीमेल का जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच बनाते हैं। जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच बनाते हैं, जिसमें स्पर्मेथिका, कोलेट्रल ग्लैंड और फीमेल जेनाइटल पोर आते हैं। याद रखना, सेवन स्टर्नम फीमेल में बोट शेप होती है, बहुत बार पढ़ा है, जब जब कॉकरोच पढ़ते हैं इसको रिवाइज करते हैं। इसके साथ एट्थ और नाइन्थ मिलकर फीमेल का जेनाइटल पाउच बनाती है, ठीक है। फिर एंटेना, एंटेना कहाँ है, कॉकरोच के हेड पे दो एंटेना है, सेंसरी ऑर्गन है, कैसे हैं, धागे जैसे, थ्रेड लाइक। जैसे फिम्ब्री था आपका थ्रेड लाइक, जैसे क्लिटोरिस था आपका थ्रेड लाइक, जैसे रूट हेयर है आपके थ्रेड लाइक, है ना। वैसे फिम्ब्री तो आपका फिंगर लाइक था, जैसे रूट हेयर आपने थ्रेड लाइक पढ़ा है। तो एंटीना आपका धागे जैसा है, थ्रेड लाइक, दोनों यहाँ पर कॉकरोच के हेड पर प्रेजेंट है। एनल स्टाइल कहाँ किसके पास है, सिर्फ मेल के पास, याद रखना है, फीमेल के पास नहीं होते, सिर्फ मेल के पास होते हैं। एनल स्टाइल भी धागे जैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ओनली मेल, ओनली मेल। एंटेना भी थ्रेड लाइक है, एनल स्टाइल भी थ्रेड लाइक है, मेल में प्रेजेंट होता है। कॉकरोच का हेड कैसा होता है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर इस तरीके से, आपको नॉर्मली दिख नहीं रहा, इस तरीके से है ना, नीचे की तरफ 90 डिग्री पर प्रेजेंट होता है। हेड ऑफ कॉकरोच 90 डिग्री पर प्रेजेंट है, फ्लेक्सिबल नेक है, मूव करता है, पर ट्रायंगुलर होता है बेटा, ट्रायंगुलर होता है। फिर क्या बोला, स्कैप्यूला, स्कैप्यूला आपने कहाँ पढ़ी है, पेक्टोरल गर्डल में, याद आ रहा है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आप पेक्टोरल गर्डल पढ़ते हो। यहाँ पर आपकी कॉलर बोन, क्लेविकल, यहाँ आपकी ट्रायंगुलर बोन स्कैप्यूला, है ना। तो स्कैप्यूला क्या है, पेक्टोरल गर्डल में प्रेजेंट एक ट्रायंगुलर बोन है। और तीसरा आपके पास आ रहा है फ्रॉग, तो फ्रॉग का जो साइनस विनोसिस है बिफोर एंटरिंग इनटू द ऑरिकल, वो भी ट्रायंगुलर इन शेप होता है। अब खुद से पढ़ते तो ये कनेक्शन बनाना, खुद से टेबल बनाना थोड़ा टाइम टेकिंग है। एक कॉकरोच है, एक फ्रॉग है, और एक लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, लेकिन तीनों की शेप ट्रायंगुलर थी, तो सारी सेम शेप वाले एक साथ ले आए, है ना। तो आपको कौन सी शेप मिली, ट्रायंगुलर शेप मिली। तो आपने यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिवाइज कर लिए, और आपने काफी ज्यादा मार्क्स अपने इंक्रीज सिक्योर कर लिए यहाँ पे बेटा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें पढ़ी होती हैं पर रिकॉल नहीं करते ना, रिवाइज नहीं करते, उसके बिना पढ़ा हुआ सब वेस्ट है। तो आपने रिवाइज कर लिया ये चीजें, जो आपको सिली मिस्टेक नहीं करने देंगे, तो एक्चुअली +5 है। क्योंकि ये वो क्वेश्चन होते हैं जो सॉल्व करते वक्त लगता है यार पढ़े हैं तो छोड़े नहीं जाते, तो सॉल्व करते हो और नेगेटिव करते हो, तो एक्चुअली आपको +5 मिल रहा है इन क्वेश्चन से, क्योंकि अब आप गलती नहीं करोगे, आपने लास्ट मोमेंट से पहले ये सारी चीजें रिकॉल कर ली, तो हम गलती नहीं करेंगे। तो ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। अगर आपको ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट साइजेस मेरे साथ रिवाइज करने हैं, टेबल्स हम रिवाइज कर चुके हैं, तो ऐसे ही और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए लाइक जरूर करना वीडियो को, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यू वांट मोर सच वीडियोस, है ना। तो अपना थम्स अप, अपना लाइक कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ताकि हम ऐसी ही वीडियो से, अगर आपकी हेल्प हो रही है तो हम और रिवाइज करते रहें इस तरीके से, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, विल मीट सून एंड कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट।